दिल क्यों छोटा करती हो? अभी मैं हूं ना, मेरे रहते तुम्हें कभी शर्म से मुंह नहीं छिपाना पड़ेगा। इनसे जमाई राजा के लिए एक एक चेन खरीद लेना। मांझी के शब्दों तथा चेहरे पर आए भावों को पढ़कर देवेश बहुत आहत हुए थे। क्रोध भी आया था मां, पर आखिर जितनी हैसियत है उतना ही तो देंगे। प्रेम से जितना भी दिया जाए ले लेना चाहिए, मांग कर लेना तो इंसानियत नहीं है। उन्हें समझाना तो दूर, तुरंत चेक काट कर दे दिया देना ही था तो बाद में किसी अन्य तरीके से दे देती या उन्हीं के हाथ से दिलवाती। मां से उनकी हालत छिपी तो नहीं है। उनकी पेंशन का 1/4 हिस्सा तो उनकी दवा में ही खर्च हो जाता है। तब उसने ही देवेश की दुखती रग पर यह कहकर मलहम लगाया था कि आप दें या मांझी क्या फर्क पड़ता है, किंतु आहत वह भी हुई थी। अनजाने में मन में दरार आती जा रही थी। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी, जितना भी करो सदा दोष निकालती ही रहती थी। खास तौर पर तब जब बेटियां आ जातीं। वे तीनों एक हो जाती तथा वह अलग थलग पड़ जाती। 2 बेडरूम के छोटे से घर में उन्हें ही बाहर ड्राइंग रूम में सोना पड़ता था। वे दोनों तो मेहमान थी, अतः उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य था। माँ के अनपेक्षित व्यवहार से उसे दुखी देखकर देवेश कहते, माँ बीमारी के कारण चिड़चिड़ी होती जा रही है, वैसे भी नीरा मीरा कुछ समय के लिए आती है, आता ध्यान मत दो, बस अपना कर्तव्य किए जाओ। कर्तव्य तो वह कर ही रही थी, पर माँ जी के बदलते स्वभाव को देखकर उसे लगता था कि उसका वर्षों का त्याग, तपस्या और बलिदान सब व्यर्थ होते जा रहे थे। वह चाहकर भी उनके व्यवहार में परिवर्तन का कारण समझ नहीं पा रही थी। बात उन दिनों की है जब निवेदिता होने वाली थी, पता नहीं क्यों उस समय थोड़ा भी ज्यादा काम करने पर वह थक जाती थी। उसी समय मांगजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उनको देखने नीरा और मीरा आ गई। एक दिन खेल खेल में निनाद ने नीरा की पुत्री पल्लवी को गिरा दिया। एकदम बिफर पड़ी थी नीरा, इस घर में मेरे और मेरे बच्चे की कोई कद्र नहीं है, भाभी में इतनी भी तमीज नहीं है कि बच्चे को कैसी शिक्षा दी जाए। ऑफिस से उसी समय लौटे देवेश के कानों में नीरा के शब्द पड़े। अत्यंत आहत हुए थे तथा बोले, नीरा, यह तुम्हारी वही भाभी है जिसे तुम कभी मेरी प्यारी भाभी, अच्छी भाभी कहते हुए नहीं थकती थी। अपने सारे दुख सुख आकर उसे बताती थी, यहाँ तक कि तुम्हारे विवाह में इसे अपने गहने देने में भी उसे संकोच नहीं हुआ था। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें उसमें दोष ही दोष नजर आने लगे हैं? तब वह नई नई इस घर में आई थी, हमसे प्यार जताकर वह हमसे हमारी माँ छीनना चाहती थी। गहने दिए तो क्या हुआ, कौन सा एहसान कर दियास भी की भाभिया करती है। तुम्हारी भी ननद है, देखूंगा तुम अपनी ननद के लिए कितना करती हो, बौखलाकर कह उठे थे देवेश। उस समय मांगजी ने नीरा का पक्ष लेते हुए देवेश को ही बुरा भला कहा था। नीरा उसी दिन शाम की बस से दोबारा न आने की कसम खाते हुए चली गई। मीरा जब तक रही शीतयुद्ध जैसी ही स्थिति रही। यद्यपि नमिता ने अपनी तरफ से शीतयुद्ध को तोड़ने की हर संभव प्रयत्न किया, पर असफल ही रही थी। तब उसे लगा था, इंसान अपने अहंकार में कभी कभी इतना स्वार्थी क्यों हो जाता है कि वर्षों का प्यार, स्नेह और अपनत्व को क्षण भर में भुलाकर दूसरों को तड़पने के लिए छोड़ देता है। माना उनके पास उसकी ससुराल के समान सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन घर तो वही था जिसमें उसने अपना बचपन गुजारा था। मन में एक बार दरार पड़ जाए तो उसे मिटाना बहुत ही कठिन होता है। शायद यही कारण था कि वे दोनों आई भी तब आई जब मांगजी ने भी इस संसार से संबंध तोड़ लिए। 13वीं भी नहीं हुई थी कि पिता की संपत्ति पर अपना हक जमाने लगी। आखिर पिता की संपत्ति पर लड़कियों का भी तो हक होता है। मीरा यद्यपि ज्यादा ही समझदार थी, अब उसे लगने लगा था कि माता पिता के बाद भाई भाभी से ही मायका बनता है। अतः वह नीरा के विचारों से सहमत नहीं हो पाई थी, लेकिन देवेश ने दोनों को आमने सामने बिठाकर पूरा हिसाब किताब दिखाकर उसके 2 भाग कर दिए थे। अपने लिए कुछ भी नहीं रखा था। मीरा के मना करने पर देवेश ने कहा था, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद सब क्षणभंगुर है, स्थायी है तो सिर्फ प्यार,
स्नेह और अपनत्व जो पिताजी का है वह हम सबका है, अतः बड़ा होने के नाते मैं तुम दोनों में बराबर बराबर बांटता हूँ। मना मत करो वरना मुझे दुख होगा। एक आग्रह और है, हो सके तो बीती बातों को भुलाकर प्रेम और स्नेह के पक्के धागों में बंध जाओ, क्योंकि यही धागे इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार करने में सहायता देते हैं। देवेश की बातों को सुनकर नीरा भी पिघल गई तथा रोते हुए हिस्सा लेने से मना करने लगी। तब देवेश ने उसके सिर पर हाथ पर फेरते हुए प्यार से कहा था, रो क्यों रही है पगली, मैं कोई बंटवारा थोड़े ही कर रहा हूँ। बड़ा भाई होने के नाते पिता की संपत्ति का हिस्सा ही तो उपहार में दे रहा हूँ। देवेश के इस बलिदान से परिवार में फिर से एकता हो गई थी। प्रत्येक रक्षाबंधन तथा भैया दूज पर दोनों आती और हमसे जो भी बन पड़ता उनको देते। समय पर देवेश की तरक्की होती गई, रुतबे के साथ साथ कार्यभार भी बढ़ता गया। आज वे हाईकोर्ट के जज के पद पर सुशोभित हैं। फोन की निरंतर बजती घंटी ने उसकी विचार तंद्रा को भंग कर दिया। फोन अमेरिका से निनाद का था, ममा हम ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं जानता था तुम चिंता करोगे, इसलिए मैंने शिवानी को मना किया था एक्सीडेंट के बारे में न लिखने को, पर उसने लिख दिया। टाके भी कट गए हैं। आज से हम दोनों ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। निनाद से बात कर दिल को सुकून मिला। तभी देवेश की कार के रुकने की आवाज सुनकर नौकर को चाय बनाने का आदेश देते हुए दरवाजा खोला। चेहरे पर छाई उदासी को देखकर वह पूछ बैठे, क्या बात है, बहुत उदास लग रही हो। निनाद को चोट लगने की बात सुनकर वह व्यथित हो उठे। रुपया, पैसा, नाम, शोहरत होते हुए भी इतनी दूर जा न पाने की विवशता उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बात करनी चाहिए पर लाइन बिजी होने के कारण बात भी नहीं हो सकी। परेशान क्यों हो रहे हैं, वहां तो यहाँ से ज्यादा सुविधा है, फिर वह अकेला तो नहीं है, उसकी देखभाल के लिए शिवानी तो है ही। उनको परेशान देखकर नमिता ने कहा, नमिता मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हमारी युवा पीढ़ी विदेश की ओर क्यों भाग रही है। माना हमारे देश में विदेश की तुलना में सुख सुविधाएं कम हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम अपनी ही जमीन से नाता तोड़ लें। आप इतना क्यों सोचते हो, ज़बकि अपनी अपनी सोच है, वैसे भी जो जितना उड़ेगा उतना ही सफल होगा। उड़ना है तो उड़ो, लेकिन अपनी जमीन पर ही इतनी भी छलांग न लगाओ कि अपने देखने के लिए भी तरसते रह जाएं। तभी फोन की घंटी टंटना उठी। आवाज कमिश्नर के सेक्रेटरी की थी। साहब आप कब आ रहे हैं, यहाँ सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, मैं तो भूल ही गया था, अभी आधे घंटे में आ रहा हूँ। नमिता तैयार हो जाओ, हमें मंत्री जी के सम्मान में दिए जा रहे भोज में सम्मिलित होने जाना है। आप जाइए, मेरा मन नहीं है। मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन कुछ सामाजिक बाध्यताओं का पालन तो करना ही पड़ेगा। और फिर अभी तो तुम कह रही थी कि निनाद ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। चलो, तुम्हारा मन भी ठीक हो जाएगा, पूरे दिन घर में बोर होती रहती हो। न जाना भी उचित नहीं होगा, न जाने लोग क्या सोचें। उस समय नमिता को महसूस हुआ कि थोड़ी देर पूर्व जब देवेश चिंतित थे तब वह उन्हें समझा रही थी, और अब उसके अनमयस्क होने पर वह उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सच है, उम्र के इस पड़ाव में पति पत्नी सिर्फ पति पत्नी ही न रहकर दुख सुख में एक दूसरे को संबल प्रदान करते हुए एक अच्छे मित्र सहचर बन जाते हैं। नमिता जानती थी कि मना करने का कोई अर्थ नहीं है। यदि जाना है तो जाना ही है। आधा तैयार होने चली गई, किंतु विवशता भरे दिल ने सोचने को मजबूर कर दिया, यह नौकरी भी क्या चीज है। जब बड़े घर की आवश्यकता होती है तो छोटे घर मिलते हैं, और जब बच्चों के व्यवस्थित होने के पश्चात जब पति पत्नी रह जाते हैं, तब गाड़ी, बंगला, शोफर तथा सदा सेवा के लिए नौकर की भी सुविधा मिलने लगती है। नित होने वाली पार्टियों में जाना भी आवश्यक हो जाता है, जबकि बढ़ती उम्र के साथ होती तरह तरह की बीमारियों के कारण खाने पीने में भी परहेज करना पड़ता है। और जब खाने की उम्र होती है तब घर की जिम्मेदारियों के कारण न तो बाहर खाने और न ही घूमने जा सकते थे।
हल्की जरी के बॉर्डर वाली आसमानी साड़ी पहनकर नमिता बाहर आई तो देवेश प्रशंसात्मक नजरों से कहते हुए कह उठे, कौन कह सकता है कि तुम दो जवान बच्चों की माँ हो? हटो, आप भी। वाक्य अधूरा छोड़कर अचानक ही नमिता 20 वर्षीय युवती की तरह शर्मा उठी। 2 वर्ष ऐसे ही पंख लगाकर उड़ गए। देवेश की सेवानिवृत्ति का दिन भी आ गया। निनाद भी महीने भर की छुट्टी लेकर आया हुआ था। वह काफी दिनों से कह रहा था कि पापा आप हमारे साथ आकर रहिए, पर हमेशा काम का बहाना बनाकर टाल देते थे, किंतु इस बार उसके आग्रह को ठुकराने का कोई बहाना भी नहीं था। सदैव के लिए जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, लेकिन देश विदेश घूमने की इच्छा अवश्य थी। आते उसके साथ चले आए। वहां पहुंचकर लगा कि सचमुच काफी विकसित देश है, लेकिन फिर भी वहां की दौड़ती भागती जिंदगी से अपने देश की सीधी साधी जिंदगी अच्छी लगती।